नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर, आपका ऑनलाइन दोस्त। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। चूंकि हम लोग मॉड्यूल पेपर वन पढ़ चुके हैं, अब पेपर 2 में जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, HTML यानी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग पहले हम लोग समझते हैं इस सिलेबस में आपको क्या क्या मिलने वाला है। स्टार्टअप हम कर रहे हैं और लास्ट जब हम लोग पूरे लास्ट ट्यूटोरियल तक पहुंचेंगे तो हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें मिलने वाला है वेब डिजाइनिंग, ठीक है। उसके बाद हमें मिलने वाला है पब्लिशिंग। अब ये ध्यान दीजिए कि वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग ये एक अलग ही कंटेंट है। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप बिगिनर हो, लाइफ में कभी कोई वेबसाइट नहीं बनाई, ठीक है, तो ये एक पहला स्टेप है जो आपको वेब डेवलपमेंट की दुनिया में लेके जाएगा। तो इसीलिए इस बुक का नाम रखा गया है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। पहले कुछ डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूं कि इस पूरे कंटेंट में, पूरे ट्यूटोरियल में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप सीखोगे कि किसी भी वेबसाइट के पेजेस को कैसे डिजाइन किया जाता है। जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो उसमें होम, सपोज एक वेबसाइट mitmgroup.com जैसे आपने ओपन किया तो अब mitmgroup.com में कई बटन लगे हुए हैं। होम लगा हुआ है, स्टूडेंट कॉर्नर लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। ये सारे जो बटन लगे हुए हैं और साथ में इसके पेजेस पे जो बॉल लगे हुए हैं, इमेजेस जो स्क्रॉल हो रही हैं, ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं और इसको कैसे डिजाइन किया गया। आप ये वेबसाइट देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट आपको दिख रही है। ये पूरी वेबसाइट कैसे डिजाइन हुआ है, क्योंकि अभी आप फ्रंट पेज पर हो। जब सेकंड पे आपने क्लिक किया, सपोज करो आपने क्लिक किया स्टूडेंट कॉर्नर पे, और जब आप स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक किए तो अब ये दूसरा पेज खुल रहा है। अब देखो पेज भी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? पेज की डिजाइनिंग भी। यानी जब आपने होम पर क्लिक किया तो पेज कोई दूसरा खुल के आया। जब आपने स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक किया तो पेज कोई दूसरा खुल के आया। जब आपने रेगुलर कोर्सेज पे क्लिक किया, यानी कोर्सेज पर क्लिक किया और कोर्सेज में जाकर रेगुलर कोर्सेज पे क्लिक किया तो आपको पेज तुरंत बदल जा रहा है। यानी ऊपर का हेडर नहीं बदल रहा है, सिर्फ क्या बदल रहा है, पेजेस बदल रहे हैं। कैसे हो रहा है ये, कैसे ये चीज पॉसिबल हो रही है? ये चीज पॉसिबल इस बिहाफ पर हो रही है कि जैसे कि सपोज करो आप कि ये कंटेंट आपको दिया हुआ वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग में, आपको इसमें यही सीखना है कि ये सारी चीजें कैसे होंगी, ठीक। कैसे मेन्यू लगाओगे, कैसे बटन लगाओगे, कैसे सारे टेक्स्ट को कलरफुल करोगे, कैसे इमेजेस को स्क्रॉल करोगे, ये सारा कुछ सीखेंगे हम लोग किसमें, इस टॉपिक में। वो है वेब डिजाइनिंग, ठीक है। आप डिजाइन करोगे, उसके लिए हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कुछ लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। कौन कौन सी लैंग्वेज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें? हम लोग पढ़ने वाले इस वेब डिजाइनिंग के पर्पज से HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आपका तीसरा लेसन है। इस लेसन को जब आप पढ़ोगे, थर्ड लेसन, तो उसमें कई टूल्स बताए जाएंगे। कैसे कैसे मेनू बटन बनाए जाते हैं, कैसे टेक्स्ट का कलर चेंज किया जाता है, कैसे उसको बोल्ड किया जाता है, कैसे इटैलिक किया जाता है। ये सारी चीजें उसमें सिखाई जाएंगी, ठीक है। क्योंकि किस कंटेंट पे? HTML पे, ठीक। फिर आपको एक चीज और पढ़नी होगी इसमें, CSS। CSS क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है? जैसे एक पूरा का पूरा पेज बना हुआ है, इस पेज के पूरे कलर को चेंज करना है। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है? मान लो एक शीट इसमें आपने बनाई और एक HTML में कोई वेब पेजेस को बनाया हुआ है, ठीक। अब इस वेब पेजेस के पूरे कंटेंट को अगर आपको चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे? वो CSS की कोडिंग से चेंज होगी। यानी एक स्क्रिप्ट है, एक स्टाइल शीट है जो आपके पूरे HTML में बने बनाए डॉक्यूमेंट्स को चेंज करेगी। फिलहाल हम लोग इस पे बहुत डीपली डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग बस यहां देख रहे हैं, क्योंकि ये इंट्रो है आपका। थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? थर्ड में हम लोग पढ़ने वाले एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है JS, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं? स्क्रिप्ट वो होता है, जैसे आप अभी अपने कंप्यूटर का बटन क्लिक करते हो या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, उसमें बोलता है डू यू वांट टू इंस्टॉल, तो आप लिखते हो यस। तो जो वो यस और वो बटन खुल के आता है, वही चीजें कहलाती है स्क्रिप्ट, ठीक है। वो छोटी छोटी स्क्रिप्ट कैसे बनती है वो हम लोग बनाना सीखेंगे किसमें? जावा स्क्रिप्ट में। पर आप सीखोगे इसमें एक फोटो एडिटर के बारे में। फोटो एडिटर मतलब कि
किसी फोटो को कैसे कस्टमाइज किया जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है, कैसे फोटोज बनाए जाते हैं, या बैनर कैसे बनाया जाता है, पोस्टर कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीजों को आप कैसे सीखोगे। आप उसके लिए एक फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो मोस्टली या तो फोटोशॉप पे हम करेंगे, या तो हम लोग फोटोशॉप पे करेंगे। फोटो हम लोग कोरल पे भी बना सकते हैं, एक बैनर को हम लोग बना सकते हैं कोरल के बिहाफ पे। तो इनमें से कोई एक टूल्स पर हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा मार्केट में बहुत से ऐसे शॉर्टकट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसपे हम लोग फोटो की एडिटिंग कर सकते हैं। वो हम लोग क्या सीखेंगे लास्ट में, फोटो एडिटर्स को सीखेंगे। फिर हम लोग लास्ट पे आएंगे वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जब आप मान लो कि वेबसाइट बनाने में, जैसे आपने MITM ग्रुप की वेबसाइट देखी, उसमें आपने होम, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें देख ली, सब कुछ बनाना आ गया। आपने मान लो ये सारी चीजें डिजाइन भी कर ली, होम का बटन भी बना लिया, कॉन्टैक्ट का बटन भी बना लिया, आप स्टूडेंट कॉर्नर का भी पूरा कंटेंट बना लिए, कलर भी ऐसे ही सेम हूबहू बना लिया आपने, सब कुछ ठीक है, सब कुछ। और उसके बाद अगर आपको फोटो कहीं से क्रॉप करना हो, कटिंग करना हो, तो हम लोगों ने वेब पब्लिशिंग हम लोगों ने फोटो एडिटर्स को पढ़ा है, उसको भी पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट को भी पढ़ेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे आपने स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक किया और वहां पर बोलेगा एंटर योर रोल नंबर, तो जब आप एंटर योर रोल नंबर एंटर करोगे तो वो क्या है, वो स्क्रिप्ट है। अगर वो रोल नंबर डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगा तो वो स्टूडेंट की डिटेल दिखाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो स्टूडेंट्स की डिटेल को नहीं दिखाएगा, वो वहां पर एरर देगा। और वो एरर किसकी वजह से आ रहा है, वो इसी जावास्क्रिप्ट की वजह से ही आ रहा है। ठीक, अब मान लो कि मुझे एक ही बार पूरे पेज का कलर चेंज करना हो, या हम चाहते हैं कि जितने भी टेक्स्ट यूज हुए हो पहले में, जैसे अभी देखो आपको दिख रहा होगा होम या कॉन्टैक्ट अस, या जितने मेन्यूज आपको दिख रहे हैं ये सब आपको दूसरे डिफरेंट कलर में दिख रहे हैं, व्हाइट कलर में दिख रहे हैं। आप चाहते हो कि ऐसा मैं एक ही बार कोई कोड लिखूं जिसकी वजह से ये सारा जो बटन है वो ब्लैक बन जाए या फिर येलो कलर का हो जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, अलग अलग जाके एक बार होम को चेंज करोगे, एक बार कॉन्टैक्ट को चेंज करेंगे। अगर ये करोगे तो बहुत टाइम लग सकता है। इसी के लिए हम लोग कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करेंगे, जिसमें एक बार काम होगा, जैसे ही आप इस कोडिंग को चलाओगे उस पेज पर अवेलेबल सारे बटन क्या हो जाएंगे, जिस कलर में, यानी येलो करोगे तो पूरे पेज पर जितने भी बटन आपको मिलेंगे सारे मेन्यूज के, वो क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। यानी चुटकियों में काम होगा, जो किसके लिए होगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट पर। मतलब अभी हम लोगों ने सब्जेक्ट का कंक्लूजन देखा, कि हमको ये पता चला कंक्लूजन के बाद कि इस पूरे बुक को पढ़ने के बाद आप एक वेबसाइट डेवलपिंग अच्छे से सीख सकते हो। जो वेब पब्लिशिंग होता है, जब आप ये सारे चीज बना लोगे तो वेब पब्लिशिंग जो आएगी उसमें क्या होगा, आप जितना चीज बनाए होगे उसको एक डोमेन पे होस्ट करना सीखोगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग चूंकि स्टूडेंट टाइम पर आप क्या करोगे, आप बहुत से स्टूडेंट की कोशिश करते हैं कि नहीं, अगर हम डोमेन अपना रजिस्टर्ड करवाएंगे, क्योंकि अगर आप पर्सनल डोमेन ओपन करते हैं तो आपको कुछ उसको पे करना पड़ेगा, डोमेन खरीदने का, होस्टिंग का आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं फ्री में सिखाऊं आपको, तो उसके लिए हम लोग फ्री साइटों का यूज करेंगे, जिससे हम लोग वेब पेजेस को कैसे इंटरनेट पे पब्लिश करते हैं, ताकि आप दुनिया में सबको दिखा सको कि देखो ये वेबसाइट मैंने सेल्फ में ही बनाई है और ये मेरे द्वारा बनाई गई खुद की वेबसाइट है। ठीक, तो वो हम किसमें सीखने वाले, वेब पब्लिशिंग में। अब देखो दो चीजें आएंगी, तो ये तो हमारा पूरा वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के जो पूरा ट्यूटोरियल है उसका इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग अपने पूरे चैप्टर्स को, पूरे सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या बोलेगा, फिर दूसरा क्या बोलेगा, तीसरा क्या बोलेगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने लेसन 1 की तरफ। अब हम लोग लेसन 1 पे आते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक हमको क्या मिलता है, व्हाट इज वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग क्या है, तो एक बहुत अच्छा डिफरेंस है वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में। वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या है, जब आप वेब डेवलपमेंट की दुनिया में कदम रखते हो। अब मैं दो बातें बोल रहा हूं, डेवलपमेंट और डिजाइनिंग, अंतर भी बताता हूं। जैसे मान लो कि आपको एक कार बनानी है, आपने एक नक्शा बनाया जिसमें आपने ये डेवलप किया कि मुझे एक अच्छी खासी कार बनानी है। क्या करोगे आप, सीधे सीधे कार तो बना नहीं दोगे, नहीं, क्योंकि आप उसका सबसे पहले क्या करोगे, ब्लूप्रिंट तैयार करोगे। मतलब उस कार को कैसे डिजाइन करना है उसको आप पेपर पे या कंप्यूटर पे डिजाइन करोगे। स्टीयरिंग कितना होगा, टायर की रिंग मतलब डिस्टेंस कितना होगा दो टायरों के बीच में, हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी,
कितनी सीट उसमें मेंशन करना है, मतलब उसकी सारी फैसिलिटी को आप क्या करोगे, डिजाइनिंग करोगे। यानी ये वहां पर आप कौन सा वर्ड यूज करोगे कि हम कार का मॉडल डिजाइन कर रहे हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जब आपकी डिजाइनिंग रेडी हो, अब सीधे आप क्या कर रहे हो, निर्माण कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर जब निर्माण कर रहे हो तो कौन सा वर्ड आएगा, वेब नहीं, डेवलपमेंट का वर्ड आता है। तो उसी तरह वेबसाइट को होता है कि वेब डिजाइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेबसाइट के पेजेस को डिजाइन करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। मतलब इसमें इसके अंदर अब वेब डिजाइनिंग के जो पेजेस होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, तो वेब पेजेस में आप क्या कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन डिजाइन अ पेजेस ऑफ वेबसाइट विच हैव द फॉलोइंग प्रोसीजर। टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हो आप, कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं आप, इमेजेज कौन सी लगानी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और बटन्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हाइट एंड विड्थ का, मतलब जिसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो वेब डिजाइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप वेब पेजेस के ऊपर उसके टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हो, उसमें फॉन्ट कलर, फॉन्ट की फैमिली, क्या फॉन्ट का कौन सा परिवार है वो आप डिजाइन करोगे, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना विड्थ होना चाहिए, कैसी स्टाइल होनी चाहिए, ये सारी चीजें डिजाइन करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, वेब डिजाइनिंग कहलाता है, ठीक है। यानी अगर डेफिनेशन की बात करें तो वेब डिजाइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम वेबसाइट के पेजेस को डिजाइन करते हैं, उसमें उसके मन मुताबिक कलर का कॉम्बिनेशन करते हैं, ग्राफिक्स को इनबिल्ट करते हैं कि किस तरह का ग्राफिक्स होगा, हाइट विड्थ देखते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर अगला पॉइंट कौन सा है, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ग्लोबल लेवल पे फाइलों का ट्रांसफर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कर सकते हैं बिना किसी मीडिएटर, यानी बिना किसी ऑथेंटिक डिवाइस के। आप क्या करोगे, इंटरनेट एक ग्लोबल एनवायरनमेंट है जिसपे आप यहां का डेटा कहीं भी आप सेंड कर सकते हो, इसी को बोलते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब इंटरनेट की थोड़ी सी हिस्ट्री पर आता है। इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट की अगर हिस्ट्री पे आप आते हो तो सबसे पहले आपको जैसा मालूम था कि 1975 तक हमारी 5th जनरेशन की, यानी एक बेहतरीन कंप्यूटर की खोज कंप्लीट हो चुकी थी। 75 में हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर अवेलेबल था जो मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता था, इसके अलावा हर एक फंक्शन को वो सपोर्ट कर सकता था। इस तरह का कंप्यूटर जो हमारा आधुनिक कंप्यूटर वो हमारे पास कब अवेलेबल होता, 75 में। अब बात हो रही थी इंटरनेट की। जब इंटरनेट की बात हो रही थी 1989 में ARPANET नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इस थीम का मतलब क्या था, इस थीम का मतलब ये था ARPANET का कि इन्होंने 1980 के टाइम की बात हो रही है, एक टीम गठित की गई। उस टीम ने यह डिसाइड किया कि हमारे पास एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिससे हमें अपने कंप्यूटर को बार बार उठा के ले नहीं जाना पड़े। यानी मान लो कि आपने रात में अपने पर कोई स्लाइड बनाई या कोई पीपीटी बनाई, उस पीपीटी को अगर किसी को दिखाना हो तो आपको अपना पूरा कंप्यूटर उठा के लेके जाना पड़ता हो उसके पास। तो उसी का सोल्यूशन ढूंढा जा रहा था। तो उसके सोल्यूशन को ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने, अमेरिकन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, उन लोगों ने एक टीम बनाई जिसका नाम रखा ARPANET। एक प्रोजेक्ट बनाया गया। इस प्रोजेक्ट का मोटो ये था कि किसी तरह वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया, ARPANET के लोगों ने बहुत मेहनत किया, और इन लोगों ने एक ऐसा नेटवर्क स्टैब्लिश भी कर लिया जिससे फाइल ट्रांसफर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हो सकता था, वो भी बिना कंप्यूटर को ले जाकर उठाए हुए। कैसे? इंट्रानेट की मदद से। कैसे मतलब? इंट्रानेट की मदद से। यानी जो ARPANET ने एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया वो कौन सा था? इंट्रानेट। अब ये इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट का मतलब इन्होंने ये थीम तो खोज ली कि बिना कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए बगैर भी हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन थी एक रेंज की, जिसमें आपका ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ की में जैसे रेंज होता है, शेयर इट में क्या है? रेंज होता है। यानी डेटा शेयर तो होता है लेकिन एक रेंज की लिमिटेशन होती है। उस तरह के नेटवर्क को क्या बोलोगे? इंट्रानेट। यानी लोकल एरिया नेटवर्क पे काम हो रहा था तो उस समय उसको क्या बोलते थे?
इंट्रानेट, और उसकी खोज कहां पर हो गई थी? ARPANET वालों ने उसको खोज लिया था। लेकिन जब तक उन लोगों ने इंटरनेट खोजा तब तक गवर्नमेंट ने जितना फंड उनको दिया था, यानी 500 करोड़ का फंड उनको दिया गया था, वो 500 करोड़ पूरा खर्च हो गया था। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं इस प्रोजेक्ट पर और पैसा खर्च नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ? एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस टीम के ऊपर पैसा लगाया फिर से आगे की कंटिन्यू करने के लिए। इस इंट्रानेट पर इन्होंने पैसा खर्च किया। NSF नेट ने जब इस पर पैसा लगाया इंटरनेट पर, लेकिन इन्होंने कहा कि नाम हमारा रहेगा, तो उनका नाम क्या रखा गया? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। यानी इन लोगों ने मिलकर एक नेटवर्क फिर से स्टैब्लिश किया, ठीक है, जिसका नाम बदलकर क्या हुआ? इंटरनेट। यानी इंटरनेट की शुरुआत लगभग 1980 से 92 तक आते आते हमारे पास एक बेहतरीन नेटवर्क स्टैब्लिश हो गया, जिसके द्वारा हम लोग ग्लोबली फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं से भी। अभी इंटरनेट पे हम लोगों ने ये देखा कि शुरुआत कहां से हुई? ARPANET से हुई, और इंटरनेट कैसे बना? ARPANET से होते हुए इंटरनेट तक आए। बीच में हमारा क्या था? इंट्रानेट भी था। अब एक कमाल की बात यह है कि जब इन लोगों ने इन सारी चीजों को डेवलप कर लिया था, तो अब प्रॉब्लम ये थी कि कैसे पूरी दुनिया में इसको फैला जाए, क्योंकि यूएसए ने इस चीज को डेवलप कर लिया था कि एक वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पास है, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया पर फैल सकते हैं। तो उसके लिए प्रोफेसर टिम बर्नर्स-ली ने एक WWW को इन्वेंट किया, वर्ल्ड वाइड वेब, एक प्लेटफॉर्म दिया WWW, और साथ में एक प्रोटोकॉल लगाया HTTP। तो आप देखोगे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब क्या था? HTTP जो आपका प्लेटफॉर्म था, ये बाय डिफॉल्ट होता है, एक प्रोटोकॉल लगाया गया। WWW की खोज प्रोफेसर टिम बर्नर्स-ली ने की, और साथ में उन्होंने एक वेबसाइट का माध्यम दिया। इसके माध्यम से आप पूरी दुनिया में इंटरनेट की शेयरिंग कर सकते हैं। अब इंटरनेट को जो लोगों तक पहुंचाया गया, पूरे देश को एक जगह पर कंट्रोल किया गया। वो कैसे किया गया? समंदर में केबलिंग करके, पानी पर, क्योंकि आपको मालूम है कि विश्व का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? पानी का है। इसीलिए लोगों ने क्या किया? समंदर में पूरी केबलिंग कर दी। सबसे बड़ा व्यापार आज भी किससे होता है? समंदर के जरिए ही होता है, क्योंकि हर जगह रोड अवेलेबल नहीं है। तो समंदर के जरिए लोगों ने क्या किया? पूरी केबलिंग की और पूरे विश्व में इंटरनेट को फैलाया। अब इस वर्ल्ड वाइड वेब को कस्टमाइज करने के लिए प्रोफेसर टिम बर्नर्स-ली ने एक लैंग्वेज को इन्वेंट किया, जिसका नाम था हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थर्ड लेसन में पढ़ेंगे। अब चूंकि इंटरनेट इन्वेंट हो चुका था, फिर लोगों ने क्या किया? इंटरनेट तो इन्वेंट हो गया, अब कुछ नियम बनाने बाकी थे कि इंटरनेट पे कौन कैसे यूज करेगा, कौन यूजर बेहतर होगा। नियम हर जगह बनते हैं, जैसे आपके लाइफ में कानून बनता है कि जब भी कोई चीजें बनती हैं उसके लिए एक नया नया नियम बनाया जाता है। ठीक है, उसी नियम को हम लोग सब लोग फॉलो करते हैं, जिसको भारत सरकार चलाती है। ठीक है, तो उसी तरह जब इंटरनेट के यूजर्स आते हैं तो उनके लिए भी कई लिमिटेशन बनाए गए। उसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो इस नियमों को फॉलो करने के लिए सबसे फेमस दो प्रोटोकॉल थे, IPv4, IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में कई चीजें रखी गई, जिसमें यह रखा गया कि एक आईपी का एक एड्रेस होगा जो शुरुआत होगा 0 से लेकर 255 के बीच तक। ठीक, यानी 4 तक आप यूज कर सकते हो। ये मास्क है 192.168.1.1। ये 4 बिट का आपको दिख रहा है, 4 बार हमने यूज किया, 1 2 3 और 4। जब IPv6 हुआ तो यही चीज बढ़ के 192.168.1.1.2.11, यानी 6 बार हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हो जाएगा IPv6 में। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में दो तरह के प्रोटोकॉल, एक TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP क्या था? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल काफी फेमस हुए। TCP का काम क्या था? TCP जब आप वेबसाइट पर कोई भी कंटेंट अपलोड करते हो या डाउनलोड करते हो,
तो जो टीसीपी होता है उसका काम होता है ट्रांसमिशन को मैनेज करना, ठीक। यानी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? टीसीपी काम करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बहुत बेहतर समझने के लिए इसके लिए हमने एक लेक्चर दिया था ओएसआई लेयर का, तो उसको आप समझोगे, क्योंकि इंटरनेट की पूरी प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू द ओएसआई लेयर होती है, तो उसमें सारा चीजें डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। फिलहाल ये समझो कि जब हम लोग कोई चीज अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं पैकेट के रूप में, तो उस समय कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का काम क्या होता है? ये उस पैकेट को कहां भेजना है, यानी उसका सोर्स क्या है, कहां से आ रहा है, और डेस्टिनेशन यानी कहां तक भेजना है, यानी उसके एड्रेस को फाइंड आउट करने का काम कौन करता है? आईपी करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यही दोनों प्रोटोकॉल का काम है, इसीलिए हम लोग इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। यानी टीसीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डाउनलोडिंग और अपलोडिंग द पैकेट्स ऑफ इंटरनेट ओवर द इंटरनेट, या इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकेट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ दैट डेटा एंड इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट। अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के फीचर्स क्या है? तो फीचर्स में अगर आप जाते हो तो आज के डेट में ऑनलाइन पेमेंट जो सबसे बेहतर फीचर दे रहा है, इंटरनेट की सबसे बेहतर यूज है। साथ में ट्रांजैक्शन, वो भी आपके पेमेंट में ही आता है। गैस बुकिंग, वो तो आज के डेट में एक ऐप ही खोलो, जैसे पेटीएम का ऐप खोला आपने, उसी पे इतने फीचर्स आपको मिलेंगे। आप बिजली बिल का भुगतान कर सकते हो, पानी का बिल का भुगतान कर सकते हो, गैस की बुकिंग कर सकते हो, होटल से खाना ऑर्डर कर सकते हो। मतलब इंटरनेट के फीचर्स की बूम है, जिसको आप कह सकते हो। उंगलियों पे काउंट करोगे तो भी कम पड़ जाएगा, इतने ज्यादा फीचर्स हैं, ठीक है। तो फीचर्स में आप टीवी देख सकते हो, आप न्यूज देख सकते हो, आप कोई चीज एडिट कर सकते हो, आप लेक्चर, अभी क्लास भी कंडक्ट कर सकते हो, आप वहां पे स्टडी भी कर सकते हो, एजुकेशन में भी यूज कर सकते हो, एंटरटेनमेंट में भी यूज कर सकते हो। तो बहुत से फीचर्स हैं इंटरनेट के, जिसको आप वहां पर अपने क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ योर नॉलेज। बस फीचर्स का मतलब समझो, क्या उसकी विशेषताओं की बात होती है, तो विशेषता यही है। और साथ में फीचर्स एंड सर्विसेज में भी आओगे तो यही चीज आपको लिखना है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, मौसम की वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम की जानकारी ले सकते हो, एजुकेशन में यूज कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी में यूज कर सकते हो, बैंकिंग में यूज कर सकते हो, रेलवे में यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आप इंटरनेट का यूज एक तरह से एडिटिंग में भी कर सकते हो, ठीक। तो हर जगह इंटरनेट का यूज है। आपको जो कंटेंट जो उस समय दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में, उसको आप पुटअप कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट का यूज और एप्लीकेशन तो आपको बहुत से हैं। बहुत से एप्लीकेशन ऐसे भी हैं जो आप अपने मन से भी कर सकते हो, जैसे डेटा ट्रांसफर करने के लिए, डाउनलोडिंग करने के लिए, इन सब चीजों के लिए आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड की। क्या होता है फ्रंट एंड और क्या होता है बैक एंड? फ्रंट एंड का मतलब जब आप वेबसाइट बनाते हो तो जिससे ऊपर का पेज डिजाइन होता है, यानी जब वेबसाइट आपको दिखती है, जैसे MITiangroup.com आपको दिखी, इसके ऊपर का जो आपको व्यू दिख रहा है, यानी होम बटन, PHP बटन या स्टूडेंट कॉर्नर का बटन, जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है, फ्रंट पेज की डिजाइनिंग, वो होता है फ्रंट एंड, क्योंकि ये यूजर को दिखता है, क्लाइंट को दिख रहा है। यानी क्लाइंट के लिए जो कोडिंग होती है वो होता है फ्रंट एंड, और जो बैक में कोडिंग होती है जिसको आप देख ही नहीं सकते, एक क्लाइंट अपने स्क्रिप्ट में देख नहीं सकता, यानी जिसको आप डेटाबेस बोलते हो। मतलब अगर आपको स्टूडेंट कॉर्नर से जाना है और स्टूडेंट कॉर्नर पर जाकर आपको कोई रोल नंबर एंटर करना है जिससे किसी स्टूडेंट का डिटेल दिखे, तो वो क्या हो रहा है, वो डेटाबेस में एंट्री है। आपने रोल नंबर डाला, वो मैच कराएगा डेटाबेस में। अगर डेटाबेस में वो एग्जिस्ट करता है तो आपको वहां पर दिखेगा उसका पूरा डिटेल, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो इसी कंटेंट को बोलते हैं, ये किस लैंग्वेज, ये जिस लैंग्वेज पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड की कोडिंग। तो फ्रंट एंड की जो कोडिंग होती है वो ज्यादातर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, इसलिए उसको फ्रंट एंड बोलते हैं, फ्रंट एंड लैंग्वेज है वो। बैक एंड लैंग्वेज कौन सी है? जैसे PHP है, पाइथन है, या जावा है, या .NET है, ये बैकएंड लैंग्वेज है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, SQL भी बैकएंड में ही यूज करते हैं। तो अधिकतर लोग पूछते हैं, जैसे आप किसी वेबसाइट को देख के ये नहीं बता पाओगे जल्दी कि ये वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज में बनी है। पाइथन पे बनी है, जैसे YouTube है पाइथन पे बनाई गई है, उसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी, जैसे जावा का भी कोड यूज किया गया है। तो इसलिए, और एक नॉर्मल यूजर उसको देख के नहीं बता पाएगा कि ये वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज में बनाई गई है, इसी को बोलते हैं बैकएंड की कोडिंग। लेकिन HTML का अगर आपको कंटेंट देखना है कि YouTube की वेबसाइट का HTML कोड क्या है, यानी फ्रंट एंड का कोड क्या है, तो आप राइट क्लिक करो YouTube की वेबसाइट का, या फिर किसी वेबसाइट जैसे MITiangroup.com की वेबसाइट का राइट क्लिक करेंगे
तो क्या होगा, आपने mitmgroup.com की वेबसाइट क्लिक की, उस पर राइट क्लिक किया, व्यू पेज सोर्स किया, आपको पूरी HTML की कोड दिख जाएंगे। इसी तरह फेसबुक पर आपने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, जब आपने व्यू पेज सोर्स किया तो पूरा HTML का कोड आपको दिख जाएगा। यूट्यूब पर जो फ्रंट एंड, ये HTML का ही कोड क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो फ्रंट एंड लैंग्वेज है, वो यूजर, कोई भी यूजर आसानी से देख सकता है। तो फ्रंट एंड और CSS के सारे कोड यूजर आसानी से देख सकता है, लेकिन बैक एंड को कोई भी पर्सन नॉर्मली नहीं देख सकता है कि कौन से कोड को यूज किया गया है। अब कुछ पॉइंट्स है इसी चैप्टर में इंक्लूडेड जिसको हम लोग डीपली समझ लेते हैं, क्योंकि अगर इस पॉइंट्स को आप समझ लेंगे तो वेब डिजाइनिंग में या वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ कीवर्ड्स हैं और इस कीवर्ड्स का यूज हम लोग पूरी अपने डिजाइनिंग में करने वाले हैं। जैसे www, अगर बात www की होती है तो ये क्या है, ये आपका है वर्ल्ड वाइड वेब, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको टिम बर्नर-ली ने 1992 में बनाया था। एक CERN के द्वारा इसको बनाया गया था। इनका मेन मोटो क्या था www का, पूरी दुनिया में इंटरनेट को एस्टैब्लिश करना। जब इंटरनेट की खोज हो चुकी थी और लोगों को ये लगा कि, मतलब यूएसए गवर्नमेंट को ये लगा कि यस, इंटरनेट को अगर पूरी दुनिया में फैला दिया जाए तो इस पर बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है, तो उन लोगों ने उसी में प्रोफेसर टिम बर्नर-ली ने जब www को इन्वेंट किया तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या हुआ, एक पोर्टल बनाने का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हुआ। इसके साथ HTTP, जो HTTP है, इसको प्री डिफाइंड कर दिया गया बाय डिफॉल्ट कि HTTP हमेशा इंक्लूड रहेगा। जब www कोई भी वेबसाइट आप बनाओगे तो आपको HTTP और ये www.mitmgroup.com, यानी इसको पूरे कंप्लीट टास्क को हम बोलेंगे URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। ये www इतनी चीजें कभी भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट ये चीज मिलेगी। जब भी कोई वेबसाइट आप खोलेंगे तो बिना इसकी मदद के आप वेबसाइट ओपन कर ही नहीं सकते। ये होता है कंपनी का नाम और ये इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन नेम। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। डोमेन क्या होता है, जैसे हम लोग अपनी लाइफ में यूज करते हैं अपना टाइटल, जैसे पांडे, सिंह, ये सब क्या होता है, ये सब चीजें होती हैं कि जब आप क्या कर रहे हो, अपने चीजों को क्लासिफाइड कर रहे हो कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आप ब्राह्मण कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप ठाकुर कैटेगरी से, क्षत्रिय कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो उसी तरह इंटरनेट पर जो .com है ये बताता है कि आपकी वेबसाइट का मेन मोटो क्या है। कमर्शियल है, .in का मतलब इंडिया में चल रही है, .org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब डोमेन के लिए हम लोग यूज करते हैं और ये हमारी कंपनी का नाम होता है। ये किसी भी कंपनी में बाय डिफॉल्ट होता है। तो www वेब सर्वर पर एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिसको टिम बर्नर-ली ने तैयार किया था और ये इसकी मदद से ही पूरी दुनिया में इंटरनेट को एस्टेब्लिश किया जा सका है। ठीक है, फिर आता है वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है, अब अगर आपको इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करनी है तो सबसे पहले आपको क्या मिलना है, सबसे पहले आपको करना होगा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। जैसे कि अगर आपको मान लो कुछ सर्च करना हो तो गूगल क्या है, गूगल तो एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। लेकिन सबसे पहले आप क्या ओपन करोगे, ओपेरा यूज करोगे, गूगल क्रोम यूज करोगे। अगर मोबाइल में ज्यादा फेवरेट हो तो यूसी ब्राउजर यूज करोगे। तो ये क्या है, ये सब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप क्या करोगे, आप चीजों को सर्च करोगे। तो ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंटेंट को खोजने में, इंटरनेट पर कंटेंट को खोजने में आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वही क्या कहलाता है, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेब ब्राउजिंग के सॉफ्टवेयर बोलेंगे। कौन कौन से, गूगल क्रोम, ओपेरा और इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है, हमारे ब्राउजर्स हैं। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेज। बहुत सी वेब पेजेस को मिलाकर हम एक वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा यूजर इंटरनेट से जुड़ पाता है।
एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है वेबसाइट। जो वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट के कंटेंट यानी जो वेबसाइट का कंटेंट है वो कहीं ना कहीं सर्वर पर लोड होता है और क्लाइंट उस सर्वर से जुड़ सके, उसको जोड़ने के लिए क्लाइंट यानी हम लोग अगर गूगल से कोई डेटा लेना चाहते हैं तो यहां पर गूगल का एक सर्वर होगा और क्लाइंट को इस सर्वर से जुड़ने के लिए हमारा माध्यम कौन सा होगा, वेबसाइट। यानी वेबसाइट एक ऐसा माध्यम है जो क्लाइंट को यूजर से, मतलब जो क्लाइंट है वो क्लाइंट अपने सर्वर से जुड़ के अपने कंटेंट को सर्च कर सके, उसी को बोलेंगे वेबसाइट। www.mitmgroup.com क्या है, एक वेबसाइट है। www.facebook.com फेसबुक की वेबसाइट है, ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल वेब पेजेस को अपने अंदर इंक्लूड करती है। वेब पोर्टल, वेब पोर्टल हम लोग क्यों यूज करते हैं? वेब पोर्टल का मतलब होता है जब कोई पोर्टल किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेब पोर्टल। जैसे YouTube क्या है, YouTube एक वेब पोर्टल है। किस पर्पस के लिए यूज होता है, वीडियो कंटेंट को देखने के लिए YouTube एक वेब पोर्टल है। टिकटॉक भी क्या है, एक पोर्टल ही कह लो उसको, क्योंकि वहां पर आप एक एंटरटेनमेंट करते हैं, कुछ क्लिप्स देखते हैं। उसी तरह एजुकेशनल पोर्टल होता है। एजुकेशनल पोर्टल में बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे जहां सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, सिर्फ वहां पर आपको पढ़ने से रिलेटेड चीजें ही मिलेंगी। वो क्या है, वेब पोर्टल। यानी एजुकेशनल पोर्टल कह लो, वीडियो पोर्टल कह लो, ऑनलाइन टेस्ट का पोर्टल होता है। इसके अलावा रेलवे का पोर्टल होता है, क्योंकि वहां पर स्पेसिफिक काम होगा, रेलवे से अब जुड़ी जानकारी आपको मिलेगी। इसी तरह एंटरटेनमेंट पोर्टल होता है, फिर MP3 कलेक्शन पोर्टल्स होता है। तो जहां पर जब पूरी इंटरनेट पर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए जब आप कोई कंटेंट यूज करते हो तो वो कहलाता है वेब पोर्टल। वेब एड्रेस क्या होता है, जब आप वेबसाइट को डिजाइन कर रहे होते हैं, पेजेस को डिजाइन कर रहे होते हैं, तो जब आप उसको वेबसाइट को होस्ट करोगे, यानी होस्टिंग ऑफ दैट वेबसाइट, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। अब यही एड्रेस जैसे आपको लिख रहा है यहाँ पर www.mitmgroup.com, रियल में इसकी IP एड्रेस होती है। IP एड्रेस जैसे 192.168.1.1, ये एक IP होगी। वेब एड्रेस उसको बोलते हैं जो उस वेब तक पहुंचने का हमारा रास्ता होता है, यानी URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसी को हम क्या बोलेंगे, वेब का एड्रेस। क्योंकि ये एड्रेस जो होता है, जो URL होता है, वो एग्जैक्टली क्लाइंट को हमारी ही वेबसाइट पर लेके जाएगा, mitmgroup.com पर ही लेके जाएगा। और अगर आप इसको गूगल पे सर्च करोगे तो MITM ग्रुप डालोगे तो MITM ग्रुप से रिलेटेड कई चीजें आपको दिखेंगी। तो इसीलिए वो क्या होगा, वो सर्च इंजन में आप सर्च कर रहे हो, इसलिए वो एड्रेस नहीं कहलाएगा। एड्रेस क्या है, ये चीज पूरी URL ही हमारा वेब का एड्रेस है। वेब सर्वर क्या होता है, जिस पर वेबसाइट होस्ट की जाती है। जहां पर वेबसाइट होस्ट की जाती है वो कहलाता है वेब का सर्वर। यानी क्लाइंट कौन होता है, हम लोग जो वेबसाइट को एक्सेस करते हैं अपने PC और लैपटॉप पर। लेकिन जब गूगल पे आप सर्च मारते हो, जैसे आपने सर्च मारा गूगल पे, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या आएगा, डिटेल्स आएंगी, और वो डिटेल कहीं ना कहीं सर्वर पर अपलोड होंगी, तभी आपको वो डेटाबेस, यानी डेटाबेस पर अपलोड है, सर्वर में अपलोड है, तो ही वो आपको रिस्पॉन्स कर पाता है। तो इसको बोलेंगे वेब सर्वर। यानी क्लाइंट और सर्वर के बीच में ही हमको रिलेशन पूरा क्रिएट करना है। इंटरनेट पे दो ही चीज होती है, एक क्लाइंट होता है, दूसरा सर्वर होता है। तो जो भी बात हम लोग करने वाले हैं वो किसके बिहाफ पे करने वाले हैं, क्लाइंट एंड सर्वर के बिहाफ पर करने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग की या वर्किंग विथ वेबसाइट की। वेबसाइट वर्क कैसे करता है या फिर क्लाइंट अपने सर्वर से कनेक्ट कैसे होता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जैसे क्लाइंट है, क्लाइंट कुछ भी रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है क्लाइंट को। ये दो प्रोसेस होता है। टू वे प्रोसेस कौन सा होता है, क्लाइंट का रिक्वेस्ट लगाना और सर्वर का रिस्पॉन्स करना। सर्वर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, यानी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले स्टेप में जैसे क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट,
क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट लगाई। अगर रिक्वेस्ट क्या है, जैसे क्लाइंट को सर्च करना है, इसने सर्च किया किसको, टेक्नोशेखर। क्लाइंट है, किसी स्टूडेंट ने टाइप किया टेक्नोशेखर। ये क्या हुआ, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट पहुंचा, ये रिक्वेस्ट कहां पहुंचा, सर्वर के पास। सर्वर क्या किया, सेकेंड स्टेप में चेक द स्टेटस, चेक द स्टेटस। सर्वर क्या करता है, इस स्टेटस को चेक करेगा कि ये जो टेक्नोशेखर टाइप हुआ है ये कहीं हम लोग के डेटाबेस में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर सर्वर पर टेक्नोशेखर अवेलेबल हो तब तो वो क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा ना। अगर टेक्नोशेखर अवेलेबल नहीं हो तो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, दिस वेब पेज इज नॉट अवेलेबल। तो चेक द स्टेटस। थर्ड, इफ स्टेटस नॉट फाउंड, स्टेटस नॉट फाउंड, सर्वर रिस्पॉन्ड, सर्वर रिस्पॉन्ड, क्या रिस्पॉन्ड करेगा, दिस वेब पेज इज नॉट अवेलेबल ऑन द सर्वर। आप कभी भी सर्च मारते हैं या कंटेंट को कभी सफरिंग करते हैं, मतलब अगर आपने इंटरनेट पे सर्फिंग यूज करते हैं तो आप देखो कि अगर कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा तो आपको बार बार ऐसे ही मैसेज आएगा, दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल या दिस वीडियो इज नॉट अवेलेबल, दिस वीडियो इज प्राइवेट। तो उसका मतलब क्या होता है, सर्वर पर वो चीज अवेलेबल है ही नहीं। लेकिन अगर आपने सर्च मारा और ये अवेलेबल है तो क्या करेगा, फोर्थ स्टेप, इफ अवेलेबल, इफ अवेलेबल सर्वर रिस्पॉन्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब अगर कंटेंट अवेलेबल होता है तो सर्वर क्या करेगा, पॉजिटिवली उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। यही प्रोसेसिंग होती है क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग की। तो क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग में कई फेजेस होते हैं। मतलब आपको सबसे पहले आप यूआरएल सर्च करोगे, यूआरएल सर्च करने में अगर आपको यूआरएल नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, थर्ड पार्टी का यूज करेंगे। थर्ड पार्टी यूज किसको बोलते हैं, जैसे अगर आपको डायरेक्ट एड्रेस पता है टेक्नोशेखर का तो आपने टाइप किया www.technoshekhar.in, तो आपको सीधे करेक्ट, सीधे कौन मिलेगा, टेक्नोशेखर.in। लेकिन अगर आपको ये वेबसाइट पता ही नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये वेबसाइट नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप थर्ड पार्टी का यूज करेंगे, जैसे गूगल। आप फिर सर्वर से नहीं पूछेगा, क्लाइंट सर्वर से डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्लाइंट किससे पूछेगा, गूगल से पूछेगा कि यार टेक्नोशेखर नाम का कोई कंटेंट अवेलेबल है क्या। तो गूगल किससे पूछेगा, गूगल जाके सर्वर से पूछेगा कि क्या टेक्नोशेखर नाम का कोई अवेलेबल कंटेंट अवेलेबल है। तो अब ये सर्वर रिस्पॉन्ड सीधे क्लाइंट को नहीं करेगा, ये सर्वर रिस्पॉन्स करेगा गूगल को, गूगल अपने पेज पर दिखाएगा क्लाइंट को। यानी इस तरह की जब चीजें होती हैं तो इसको थर्ड पार्टी यूजर कहते हैं। और गूगल क्या है, एक सर्च इंजन की भांति हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए थर्ड पार्टी कंटेंट कहलाता है। अब क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, अगर कौन कौन सी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, HTML का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लाइंट HTML में वेब पेजेस को डिजाइन कर सकता है, CSS से एक स्टाइल शीट का निर्माण कर सकता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट का। जावा स्क्रिप्ट से क्या कर सकता है, वो स्क्रिप्ट लगा सकता है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की कहलाती है। सर्वर साइड, यानी अगर आप एक सर्वर बनाना चाहते हैं तो आप सर्वर कैसे बनाओगे, अगर आपको PHP आती है तब आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आप पाइथन आती है तो आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, रूबी आती है या .NET आता है या जावा आता है, तभी आप एक वेब डेवलपर कहलाओगे। यानी सर्वर आप तभी बना सकते हैं, वेब सर्वर लैंग्वेज यानी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, PHP, पाइथन और रूबी। पाइथन हम लोग पढ़ेंगे थर्ड मॉड्यूल में अपने। तो ये कंटेंट हम लोग क्या, इससे सिर्फ आप वेब पेजेस की डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड। इससे आप कभी वेबसाइट डेवलपर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्या होती है, एडिटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग किसको बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाओ जिसमें वेबसाइट रिस्पॉन्स करे। यानी कि आप ये समझो कि वेब डिजाइनिंग का ऐसा कंटेंट जिसमें आप वेबसाइट बनाओ तो वो कैसी हो, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो। जैसे आप कोई ट्रू एंड फॉल्स का आप क्वेश्चन पेपर देख लो, जब आप कोई ऐसे क्वेश्चन पेपर को आप वेबसाइट बनाते हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स का होता है, तो आपने मान लीजिए गलत आंसर मारा, किसी क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ
उसमें पूछा गया है कि ये ट्रू है कि फॉल्स, आपने लिखा ट्रू, तो वो क्या होता है, तुरंत आपको आंसर बताता है कि नहीं आपने गलत किया है, इसका आंसर फॉल्स होगा। तो इस तरह की वेबसाइटों को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। यानी जब ऑनलाइन टेस्ट की कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो वो रिस्पॉन्सिव कहलाती है। इसके अलावा जब आप कोई पासवर्ड लगाते हो, जैसे आप फेसबुक पे पासवर्ड डाल रहे हो, ठीक है, तो आपने पासवर्ड डाला तो फिर तुरंत आपको रिस्पॉन्स किया कि नहीं ये गलत पासवर्ड है, तो वो वेबसाइट कैसे होगी, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आपने काम किया, वेबसाइट ने आपको रिस्पॉन्स किया, तो इस तरह की वेबसाइट को क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं RWD यानी रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग की। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग क्या होता है, जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, और आपका वेबसाइट जो है, मान लीजिए किसी ने मोबाइल पर खोला, किसी ने अपने पीसी पर खोला, किसी ने उसको अपने टैबलेट पर खोला, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपने वेबसाइट एक पर्टिकुलर डिवाइस को ध्यान में रख के बना दी। जैसे आपने अपनी जो वेबसाइट बनाई उसको एक कंप्यूटर पे खुलने के लिए आपने बना दिया, ठीक। अब जब किसी यूजर ने मोबाइल पे खोला तो वो तिरछा बिरछा रहा है, यानी सारे कंटेंट उसको बढ़िया से दिख नहीं रहे, सारे मेनूज उसको उस तरह से नहीं दिख रहे हैं जैसे आपने अपनी वेबसाइट में बनाया था। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि आपका वेबसाइट ऑटोमेटिकली अपने डिवाइस के रूप में कंफर्टेबल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जिसको डेवलप किया था ईथन मार्कोटे ने। ईथन मार्कोटे ने रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग को जब डेवलप किया तो उन्होंने 3 चीजों का ध्यान रखा। मार्कोटो का ये कहना था कि आज की डेट का, आज का जो युवा है वो ऐसी ही वेबसाइट को ज्यादा प्रेफर करेगा और मार्केट भी वैसी ही वेबसाइटों को ज्यादा प्रेफर करेगा कि जो किसी भी डिवाइस पर कंफर्टेबल हो, किसी भी डिवाइस पर ओपन हो जाए। ऐसा नहीं कि वो एंड्रॉयड में नहीं खुलेगा, ठीक है, अगर एंड्रॉयड में नहीं खुलेगा तो फिर एंड्रॉयड यूजर आपके वेबसाइट को देख ही नहीं पाएंगे। अब अगर किसी ने स्पेसिफिक वेबसाइट बनाना शुरू किया तो क्या एक यूजर एक वेबसाइट के लिए अलग अलग डिवाइस तो खरीदेगा नहीं। इसीलिए मार्कोटे ने 3 कॉन्सेप्ट को एक्वायर किया। पहला कॉन्सेप्ट उनका था मीडिया क्वेरीज का। मीडिया क्वेरीज में उन्होंने ये पुटअप किया कि चलो ठीक है, कुछ ऐसी चीजें बनाओ जो स्पेशल पर्पस पे ही खुले, जैसे एटीएम मशीन का सॉफ्टवेयर। अब एटीएम मशीन का जो सॉफ्टवेयर बनता है वो क्या होता है, वो मीडिया पर डिपेंडेंट होता है, यानी वो सॉफ्टवेयर आपको पीसी और लैपटॉप पर नहीं खुलेगा, वो सिर्फ स्पेसिफिक उसी मशीन के लिए क्या होता है, डिजाइन किया जाता है। तो वो कंटेंट इसमें आ गया, मीडिया क्वेरीज में आ गया कि स्पेशल कंटेंट को ध्यान में रखो और वो किसके लिए, वो पब्लिकली फिर मत करो कि उसको कोई भी कहीं भी परचेज कर ले। तो एटीएम मशीन का एग्जांपल मैंने दिया, या फिर कैथोड, जैसे आपने आईसीयू में रखा कोई कंप्यूटर आपने देखा होगा, वो उसका भी स्पेशल टास्क ही होता है, वो स्पेशल काम के लिए ही यूज होता है, इसीलिए उसको मीडिया क्वेरीज में डालते हैं। सेकेंड, ये हमने नहीं, मतलब जो मार्कोटे जी हैं उन्होंने डाला था। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट बनाया फ्लूइड ग्रिड्स। फ्लूइड ग्रिड्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपका कोई लैपटॉप है, मान लो ये एक लैपटॉप आपने डिजाइन किया, आपका लैपटॉप इतना बड़ा है, तो फ्लूइड ग्रिड्स का मतलब ये हुआ कि वेबसाइट को कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस पे फिर से कॉन्सेंट्रेट करो, और सीएसएस के थ्रू इस पर कोडिंग की गई, जिसको हम लोगों ने बोला फ्लूइड ग्रिड्स। सीएसएस में ये दिखाया गया कि चाहे 21 इंच का डेस्कटॉप हो, चाहे 13 इंच का आपका लैपटॉप हो, चाहे 9.7 इंच का आपके पास टैबलेट हो, या फिर 5.5 इंच का क्या हो, मोबाइल आप यूज करते हो, तो सीएसएस के द्वारा इतनी रेखांकित कर दिया गया कि अब ये स्पेसिफिक टास्क दे दिया गया कि ऑटोमेटिक अगर कोई वेबसाइट इतने पर कोई खोलता है तो वो खुल जाए। इसको बोला गया फ्लूइड ग्रिड्स, कि मोबाइल यूजर भी यूज कर सकता है, टैबलेट यूजर भी यूज कर सकता है, और कोई भी इसको यूज कर सकता है जो पीसी वगैरह अपना चलाते हैं। तो फ्लूइड ग्रिड्स का मतलब ये ऐसा है कि ऐसी वेबसाइट बनाओ जो हर डिवाइस पर क्या हो, कंफर्टेबल हो। इस चीज को हम लोगों ने किस में रखा, मतलब मकार्टो जी ने रखा फ्लूइड ग्रिड्स में। फ्लेक्सिबल विजुअल्स, आज के डेट में मिलियन लोग, मिलियन बिलियन कह सकते हो आप, ये बहुत से लोग अब इसी चीज को फॉलो अप करते हैं, फ्लेक्सिबल विजुअल्स। फ्लेक्सिबल विजुअल्स का मतलब ये होता है कि कंटेंट ऑटोमेटिक अपनी मोबाइल के, अपने डिवाइस के आकार में आ जाए। जैसे YouTube पे आप कंटेंट देखते हो, आपका मन करे आप लैंडस्केप में देखो, आपका मन करे आप उसको पोर्ट्रेट कर लो, ठीक है, आप अपने मोबाइल का रोटेशन घुमाते हैं, वो वीडियो फुल हो जाती है, खुद ही हो जाती है। तो उसी को उसको बोलते हैं क्या, फ्लेक्सिबल विजुअल। आपके डिवाइस के अनुसार, जैसे आप वेबसाइट जो है अपने पीसी में खोलो, लैपटॉप पे खोलो, या फिर आप अपने टैबलेट या आईफोन पे खोलो, किसी पर भी खोलोगे सेम चीज दिखेगी।
तो उस तरह की वेबसाइट अगर आप प्रेफर करते हो तो वो किसमें जाएगी, फ्लेक्सिबल विजुअल्स में। यानी रिस्पॉन्सिव जो वेब डिजाइनिंग है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आज के यूजर को बहुत पसंद आता है। RWD का कॉन्सेप्ट वो इन्हीं 3 चीजों पर किसने दिया था, मगार्डो जी ने। ठीक है, अब एक आता है वेबसाइट कितने प्रकार की बनाई जाती है। वेबसाइट वैसे तो अगर हम बात करें तो 2 प्रकार से हम लोग बनाते हैं। एक वेबसाइट होती है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट किसको कहते हैं, स्टैटिक वेबसाइट उस वेबसाइट को कहते हैं जो रन टाइम पर उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। यानी जब कोडर जो होता है उसने जो बना दिया वही सेम आपको दिखेगा, यूजर उसमें कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकता है। उस तरह की वेबसाइट क्या कहते हैं, स्टैटिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट किसको कहते हैं, डायनेमिक वेबसाइट उसको बोलते हैं जिसमें यूजर अपनी मर्जी के अनुसार चेंजेस भी कर सकता है। जैसे आप फेसबुक की प्रोफाइल पर जाते हो, आप उस पर अपना फोटो एडिट कर लेते हो, अपना डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेते हो, अपने थंबनेल को मतलब आप अपने टाइमलाइन को अपने रिगार्डिंग क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो कैसी वेबसाइट है, डायनेमिक वेबसाइट है। या फिर आप जैसे कोई इंफॉर्मेशनल वेबसाइट देख लो, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट जो होती है वो स्टैटिक रखी जाती है क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव कोई यूजर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वेबसाइट को 2 कंटेंट में बनाया गया, एक स्टैटिक दूसरा डायनेमिक वेबसाइट। इसके अलावा एक तीसरी टेक्नोलॉजी और है जो बेस्ड होती है किस पे, पैरालैक्स पे। पैरालैक्स में क्या होता है, पैरालैक्स में ये रखा जाता है कि एक ही पेज के अंदर, एक ही पेज में कई मतलब वेबसाइट के सारे थीम ही बना दो। तो आज के डेट में थीम ही ऐसी डिजाइन हो रही है कि आप होम पे क्लिक करोगे स्क्रॉल डाउन होगा, आपने कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया तो स्क्रॉल डाउन होगा। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे पेजेस बहुत कम यूज करने पड़ते हैं और एक ही पेज पर हमको सारा कंटेंट अवेलेबल मिलता है। उस मोड को हम लोग बोलते हैं पैरालैक्स। लेकिन वेबसाइट की दुनिया में दोनों मॉडल करते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइटों में अंतर क्या होता है उसको हम लोग 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं। जैसे स्टैटिक जो वेबसाइट होती है उसका पेज जो होता है वो फिक्स होता है, यानी अगर उसमें 5 वेब पेज आपने बनाए तो उसमें 5 ही पेज रहेगा, यूजर उसको बदल नहीं सकता है, यूजर उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। सब्जेक्ट एंड डेटा और फिक्स्ड, जो उसमें डेटा अवेलेबल होता है वो क्या होता है, एकदम फिक्स होता है, उसको भी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। मतलब जो चीज जैसे बनी है उसमें कोई भी बदलाव यूजर नहीं कर सकता है। तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट और डेटा आर फिक्स्ड। फास्ट, चूंकि कंटेंट में बहुत ज्यादा जोर नहीं होता है, बहुत ज्यादा मीडिया और फ्लैश इमेजेस नहीं डाली जाती हैं, इसलिए स्टैटिक इमेज क्या होता है, स्टैटिक जो वेबसाइट होती है बहुत फास्ट होती है, जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत खुल जाएगी। ठीक है, सर्वर पर लोड होने में उसको समय नहीं लगता है। नेवर यूज डेटाबेस, स्टैटिक की वेबसाइटें जो होती है कभी भी डेटाबेस यूज नहीं करती हैं क्योंकि आप HTML वेब पेज डिजाइन करके उसको सर्वर पर डाल सकते हो। तो उससे क्या होता है, उसके लिए आपको कोई अलग से डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सिक्योर, चूंकि बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा सिक्योर भी होती है। नेवर चेंज डेटा एट रन टाइम, स्टैटिक वेबसाइट पर डेटा रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली रन ऑन ब्राउजर, ये क्या होता है, ब्राउजर पर डायरेक्ट रन करती है, यानी इसके लिए आपको सर्च इंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। इजी टू डेवलप, डेवलप करना बहुत आसान होता है। लो कॉस्ट, इसकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है क्योंकि जाहिर सी बात है इसको कोई भी इंजीनियर डेवलप कर सकता है इजीली। यूज HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, जब अभी आप ये पेपर 2 आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, मतलब हम लास्ट टॉपिक तक चलेंगे, तो आप जल्द ही एक स्टैटिक वेबसाइट खुद की बना सकते हैं, यानी स्टूडेंट भी स्टैटिक वेबसाइट इस पूरे कंटेंट को पढ़ने के बाद अपना डेवलप कर सकेगा। लेकिन डायनेमिक पढ़ने के लिए आपको किसी न किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि डायनेमिक जो वेबसाइट होती है वो PHP, जावा या फिर .NET पर ही बनाई जाती है। इसी का जस्ट उल्टा डायनेमिक वेब पेजेस में पेजेस जो फिक्स नहीं होते हैं वो हमारी जरूरत के अनुसार बढ़ाए घटाए जा सकते हैं। डेटा और सब्जेक्ट भी हम लोग रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। फास्ट नहीं होती है क्योंकि इसमें कंटेंट ज्यादा होता है। बिना डेटाबेस के आप इसको बना नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें डेटाबेस, जैसे इसमें डेटाबेस इसलिए जैसे आप अपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो सर्वर पर जाकर अपलोड होती है, इसका मतलब वो डेटाबेस है। ठीक है, सिक्योर नहीं होती है, मतलब कम सिक्योर होती है, वैसे सिक्योर तो होती ही है लेकिन इसकी अपेक्षा कम होती है। नेवर चेंज डेटा एट रन टाइम, इसमें डेटा को आप चेंज कर सकते हैं। डायनेमिक जो वेबसाइट होती है उसमें आप डेटा को रन टाइम पर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप अपने पूरे कंटेंट को, अपने फेसबुक के टाइमलाइन को पूरा बदल सकते हैं, तो उसका वो क्यों, क्योंकि वो डायनेमिक है।
इजी टू डेवलप, यहाँ ये कॉम्प्लिकेटेड है, डेवलप करने में कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट को एक लैंग्वेज की अच्छी पकड़ नहीं हो जाती है तब तक वो वेब डेवलपिंग नहीं कर सकता है। लो कॉस्ट, यहां पर डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक हायर कॉस्टिंग होती है, क्योंकि इसमें डोमेन भी आपको खरीदना पड़ता है, होस्टिंग भी खरीदनी पड़ती है और बहुत ज्यादा स्पेस सर्वर पर आपको परचेज करना पड़ता है, क्योंकि साइट हैवी होती है। यहां पर CSS यूज होता है और यहां पर कौन सी लैंग्वेज यूज होगी डायनेमिक में, पाइथन, जावा या फिर .NET। तो आई होप आपको लेसन 1 का पूरा कंटेंट समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप सारे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तभी आप अपने पेपर को क्रैक कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं। गुड लक।